हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का 9th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 47 टॉपिक हम प्रीवियस 8 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि पीबीटीजीज के बारे में, जानेंगे मोडेरा सन टेम्पल के बारे में, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के बारे में चर्चा करेंगे, यूएन पीस कीपिंग मिशन को देखेंगे, एक टर्म असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आज हम कच्छ स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा जो कि इम्प्लीमेंट की जा रही है डेवलपमेंट ऑफ पीबीटीजीज के लिए जो स्कीम है वह कवर करती है 80 पीबीटीजीज को। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि 1973 में डेवार कमीशन के द्वारा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को एक सेपरेट कैटेगरी के रूप में क्रिएट किया गया। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पीबीटीजीज का जो हाईएस्ट नंबर है वह छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा डेवलपमेंट ऑफ पीबीटीजीज के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है कवर करती है 80 को, तो ये 80 को नहीं बल्कि 75 पीबीटीजीज को ये कवर करती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि डेवर कमीशन ने 1973 में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को एक सेपरेट कैटेगरी के रूप में क्रिएट किया, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में पीबीटीजीज के जो हाईएस्ट नंबर की जो बात की गई है वह छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि वह उड़ीसा में स्थित है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है C2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी कोंडा रेड्डी ट्राइब अभी चर्चा में रही, जो कि एक पीबीटीजीज ट्राइब है। ये बम्बू शूट्स को अपनी डाइट के रूप में यूज करती है फॉर बूस्ट देयर इम्यूनिटी के लिए। इसके अलावा जो कोंडा रेड्डी ट्राइब है एक बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकेटेड है। और ये इनका जो हैबिटेट की बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो ये फॉरेस्ट एंड हिल एरियाज में रहते हैं। साथ ही साथ ये हर एक तरीके की बम्बू ट्री को कलेक्ट करने का काम करते हैं, जिसको पिछले कुछ वर्षों में बम्बू को ट्री की परिभाषा से बाहर कर दिया गया था और अब ये एक माइन्यूट फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में क्लासीफाई किया जाता है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की, तो ये 75 में से कोंडा जो रेड्डी ट्राइब है उनमें से ये एक ट्राइब है। इसकी अगर हम बात करें पीबीटीजीज के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो कि इम्प्लीमेंट करता है स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीबीटीजीज के लिए, बस 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो कि उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये काम करता है। अगर हम इसकी बात कर लें तो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है इनके रिक्वायरमेंट से संबंधित जो भी रिपोर्ट है उसको बनाकर, जैसे कि कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट प्लान्स उनको तैयार करना पड़ते हैं और उनको सबमिट करना पड़ता है। इसमें इस स्कीम के अंतर्गत 100% ग्रांट्स एंड एड प्रोवाइड कराई जाती है स्टेट्स को। इसके अलावा अगर हम भारत में ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो ट्राइबल पॉपुलेशन भारत में 8.6% है टोटल पॉपुलेशन का। और अगर पीबीटीजीज की अगर हम बात कर लें तो ये जो 8.6% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनमें से भी ये कई वल्नरेबल ग्रुप हैं जिनको पीबीटीजीज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। और जो फंड आता है सेंटर की तरफ से, तो इन्हें कई ज़्यादा फंड की आवश्यकता होती है इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, इसी कारण से इनको अलग कैटेगरी में डिफाइन किया गया। 1973 में डेवर कमीशन के द्वारा एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को एक सेपरेट कैटेगरी के रूप में क्रिएट करने की बात की गई, जो कि 2006 में गवर्नमेंट के द्वारा इसको रीनेम कर दिया गया पीटीजी को पीबीटीजीज के रूप में, यानी कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में। अगर हम 1975 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनिशिएट किया और जो मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप थे उनको सेपरेट कैटेगरी के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया और उसको में 52 ट्राइब्स को उसमें शामिल किया गया। साथ ही साथ 1993 में इसमें 23 ग्रुप्स को और शामिल कर दिया गया, जिसके कारण से अब पूरे देश में अगर पीबीटीजीज की बात करें तो 75 पीबीटीजीज आइडेंटिफाई हैं। और अगर हम टोटल ट्राइबल की अगर बात कर लें तो वह है 705। और अगर हम पीबीटीजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उनके जो बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में, ये तो एक साथ रहते हैं, होमोजीनियस रहते हैं, साथ ही साथ ये स्मॉल पॉपुलेशन में रहते हैं और ये आइसोलेट रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ इनके अंतर्गत कोई रिटर्न लैंग्वेज नहीं होती।
इसके अलावा ये जो सिंपल टेक्नोलॉजी भी है तो उसके साथ चेंज करने में काफ़ी स्लो रहते हैं अदर की कंपैरिजन में। तो इनको पीबीटीजीज के रूप में एक बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में हमने देखा। इसके अलावा अगर हम 75 लिस्टेड पीबीटीजीज की बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पीबीटीजीज आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोडेरा सन टेम्पल से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसे 1026-27 एडी में चालुक्य किंग भीमदेव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये सिचुएटेड है जो टेम्पल रिवर पुष्पावती के बैंक पर है। इसके अलावा इसको 2014 में डिक्लेयर कर दिया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको चालुक्य किंग भीमदेव बन के रेजिम के अंतर्गत बनाया गया था, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड में कहा गया है कि ये पुष्पावती रिवर के तट पर स्थित है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड में जो कहा गया है कि इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में 2014 में डिक्लेयर कर दिया गया था, तो ये भी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3 ऑल। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो मोडेरा ब्लेज है उसको पूरी तरीके से सोलर पावर्ड ब्लेज घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा जो सन टेम्पल जो मोडेरा है, जो कि मोडेरा ब्लेज के पास में स्थित है, वह उसको फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जिसको पूरी तरीके से सोलर पावर्ड बनाया गया है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसमें 3D प्रोजेक्शन मैपिंग को भी मोडेरा सन टेम्पल में इनॉग्रेट किया गया। अगर हम मोडेरा के सन टेम्पल की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है, जो कि 1026-27 एडी में चालुक्य किंग भीमदेव फर्स्ट के रिजीम में बनाया गया था। इसके अलावा जो चालुक्य किंग भीमदेव के जो रेजिम में दिलवाड़ा टेम्पल और जो रानी की बाव, जो कि उनकी रानी उदयमती के लिए बनवाया गया था, तो ये उन्हीं की किंग भीमदेव की रिजिम में ही इसको बनवाया गया। इसके अलावा इनकी लोकेशन की बात करें, ये जो रिवर पुष्पावती है उसके तट पर स्थित है, साथ ही साथ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में स्थित है। अगर हम 3 और सन टेम्पल्स की अगर भारत में बात करें तो एक है उड़ीसा के अंतर्गत कोणार्क सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा दक्षिणार्का सन टेम्पल है जो कि गया में स्थित है। अगर हम इसके टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो इसको मारू गुर्जर स्टाइल में बनाया गया है, जिसके अंतर्गत 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है गुड़ मंडप, जो कि एक श्राइन हॉल जो पूजा स्थल के रूप में है, और ये इन्वर्टेड एक उल्टे कमल के फूल के समान दिखाई देता है। इसके अलावा जो सभा मंडप है, जिसे सीता छावड़ी भी कहा जाता है, एक असेंबली हॉल के रूप में है जो कि 52 पिलर्स पर खड़ा हुआ है। इसके अलावा जो इसमें जो 52 पिलर्स हैं वह 52 बीक्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ ईयर। इसके अलावा इसमें जो तीसरा पार्ट है वह सूर्य कुंड के रूप में है, जिसको राम कुंड भी कहा जाता है। एक रिजर्वायर है जो कि 108 पूजा स्थलों को शामिल करता है। इसके अलावा 2014 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया था। इसके साथ ही इसमें एक जनवरी के समय पे एक उत्तरार्धा महोत्सव इसमें आयोजित किया जाता है, जो कि मोडेरा सन टेम्पल से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें मोडेरा सन टेम्पल के 3 पार्ट्स की बात करें तो इसमें ये गुड़ मंडप के रूप में है, और ये आपका सभा मंडप है, और ये सूर्य कुंड के रूप में ये रेजरवाय स्थित है। तो ये 3 पार्ट्स में ये बटा हुआ है, और इस तरीके से ये मोडेरा सन टेम्पल गुजरात में ये स्थित है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया मोडेरा सन टेम्पल पे बेस्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो एक्ट है, ये ऑर्डर है, ये एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वे डिसाइड कर सके कि नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी में किसी तरीके का राइवलरी कोई कुछ विवाद उठता है तो उसका कौन ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, ये निर्धारण एम्पावर करने के लिए ये ECI के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये बाइंडिंग नहीं है पार्टी पर। इसके अलावा जो थर्ड जो बात की गई है, जो स्प्लिंटर ग्रुप होता है, जो कि राइवलरी ग्रुप होता है पार्टी का, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है एज अ सेपरेट पार्टी। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एम्पावर है, यदि कोई नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी में किसी तरीके का विवाद उत्पन्न होता है तो उस पार्टी का को कौन सा ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, ये निर्धारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो डिसीजन किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वह पार्टी के ऊपर नॉट बाइंडिंग है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो भी डिसीजन किया जाएगा वो पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होता है, ना कि नॉट बाइंडिंग। इसके अलावा जो तीसरे में जो बात की गई है, जो स्प्लिंटर ग्रुप है जो कि पार्टी से टूटा है, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है एज अ सेपरेट पार्टी, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो शिवसेना का जो इलेक्शन सिंबल है उसको फ्रोज कर लिया है अंडर द जो सिंबल ऑर्डर 1968 है उसके अंतर्गत, क्योंकि उसमें जो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो शिवसेना के ऊपर क्लेम किया जा रहा है, तो उसके कारण से उन्होंने उसके इलेक्शन सिंबल को फ्रोज किया है। अगर हम इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 की बात करें तो ये एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वे डिसाइड कर सके कि अगर किसी पार्टी में विवाद है तो कौन सा ग्रुप उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके पर जो भी निर्णय देता है वह उन पार्टी को पर बाइंडिंग होता है। जो स्प्लिंटर ग्रुप होता है, जो कि अदर देन जो ग्रुप है, जो कि दूसरा ग्रुप है जिसको पार्टी सिंबल नहीं मिला है, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है एज अ सेपरेट पार्टी, और साथ ही साथ वह नेशनल और स्टेट पार्टी के रूप में आगे अपने आप को क्लेम कर सकता है एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन अ स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन में। इसके अलावा हम इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में भी देख लेते हैं 1951 के बारे में, उसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में। इसमें कहा गया है कि जो क्वालिफाइड जो वोटर है वही एलिजिबल होता है इलेक्शन लड़ने के लिए लोकसभा एंड राज्यसभा के। इसके अलावा जो रिजर्व सीट होती है शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल कम्युनिटी की, उस पर वही कैंडिडेट लड़ सकते हैं जो उस कैटेगरी से संबंधित रहते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है और उसे जो सज़ा होती है वो 2 साल से कम उसको 2 साल की सज़ा होती है, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है 6 साल के लिए। जब वह जेल से छूट के आता है, अपनी सज़ा काट कर आता है, उसके बाद 6 साल भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा इसमें और भी कई कारण दिए हैं जिसके अंतर्गत उसको गिल्टी ठहराया गया है तो भी वह इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, जैसे कि वह समाज में हेट्रेड फैलाए या एनिमिटी फैलाए बिटवीन द क्लासेस। इसके अलावा वह किसी इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, भ्रष्टाचार में पकड़ा गया हो, या रेप या अदर उस पर क्राइम वुमेन के अगेंस्ट उसने क्राइम किया हो, या किसी भी तरीके की उसने रिलीजियस डिसहार्मनी को प्रमोट किया हो, या अनटचेबिलिटी को प्रमोट किया गया हो उसके द्वारा, या कोई जो प्रोहिबिटेड गुड्स हैं उनको इंपोर्ट करा हो या एक्सपोर्ट किया हो, साथ ही साथ जो इलीगल ड्रग्स हैं और केमिकल्स हैं उनको बेचा हो या उसको कंज्यूम किया हो, साथ ही साथ किसी टेररिज्म एक्टिविटी में संलग्न हो। और यदि वो एटलीस्ट अगर 2 इयर्स की उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, सज़ा हो जाती है, तो वह सज़ा काटने के बाद 6 साल तक वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, जो कैंडिडेट है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो किसी करप्ट प्रैक्टिस में पकड़ा गया है, साथ ही साथ किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में वह संलग्न है तो। इसके अलावा उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है यदि वह अपने जो एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर करने में फेल होता है तो, और इनको जो करना होते हैं एसेट्स अपने डिक्लेयर, वह 90 दिनों के अंतर्गत करने होते हैं। जब वह ओथ लेते हैं उसके 90 दिनों के भीतर उनको ये अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं चुनाव आयोग के सामने। इसके अलावा जो एक्ट है वह सभी पॉलिटिकल पार्टी को यह बाध्यता देता है कि उनको रजिस्टर्ड कराना होगा इलेक्शन कमीशन में, और साथ ही साथ अगर वो किसी तरीके का चेंज करता है नाम में, एड्रेस में या पार्टी के किसी कार्यक्रम में, तो वो उसको कमीशन को बताना होता है। इसके अलावा इस कोई भी डोनेशन लेता है वो इंडिविजुअल या कंपनी से विथ इन द इंडिया, इट मीन्स वह किसी भी तरीके की डोनेशन ले सकते हैं इंडिया के भीतर, लेकिन वो गवर्नमेंट ओन नहीं होनी चाहिए। लेकिन और जो बाहर से जो बाहर की एंटिटी से वह डोनेशन लेने के लिए उनको अलाउ नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको 20,000 से ऊपर की जो भी रकम होती है, और अगर वह 20,000 नहीं बल्कि 2,000 से अगर ऊपर है, ये गलत है, इसमें 2,000 से अगर ऊपर है तो उनको उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जो अगर पार्टी को अगर नेशनल पार्टी के रूप में सिंबल लेना है या उसको रिकॉग्नाइज होना है एज अ नेशनल पार्टी, तो उसको जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट उसकी होती है कि उसको 6% जो बैलेट वोट्स मिले हों इन असेंबली इलेक्शन में, साथ ही साथ वो 4 स्टेट्स में जीती हो, यानी कि जो 6% जो उनको असेंबली इलेक्शंस में वो बैलेट वोट्स मिले हों, साथ ही साथ ये कितने में होना चाहिए, 4 स्टेट्स के अंतर्गत होना चाहिए।
और अगर हम लोकसभा की बात कर लें तो उसको एटलीस्ट 2% जो लोकसभा की सीट है वो मिलनी चाहिए, 2% लोकसभा की सीट, और साथ ही एटलीस्ट कितने स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में, तो उसको किस नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो 6% बैलेट वोट्स मिलने चाहिए स्टेट असेंबली में 4 स्टेट्स में, और जो 2% जो सीट्स हैं लोकसभा की वो मिलनी चाहिए इन एटलीस्ट 3 स्टेट्स में। तो ये हुआ नेशनल पार्टी के लिए। अगर हम स्टेट पार्टी के लिए अगर बात करें तो उसको जो मिनिमम 6% वोट्स चाहिए होते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, और या तो 3% जो टोटल सीट्स हैं उसका 3% स्टेट असेंबली में उनको जीता होना चाहिए, तो तब वह स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो सकती है। तो 6% उनको जो वोट्स हैं वो स्टेट असेंबली में मिलना चाहिए, और 3% जो टोटल सीट्स हैं असेंबली की वो उनको जीते होना चाहिए, तब वह स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हो जाती हैं। अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो उसको डिपॉजिट कराना होता है 25,000 की सिक्योरिटी फॉर लोकसभा इलेक्शंस के लिए। इसके अलावा और जो अदर इलेक्शंस के लिए उसको 12,500 जमा कराने पड़ते हैं, और जो SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 50% इस जो डिपॉजिट है सिक्योरिटी डिपॉजिट उसमें रिडक्शन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 पे बेस्ड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन UN पीस कीपिंग से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो UN पीस कीपिंग है ये बिगिन हुआ था, ये शुरुआत हुई थी इसकी 1948 में, जब UN सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज्ड हुई थी UN मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में इन द मिडिल ईस्ट में। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं ये कंट्रीब्यूट की जाती हैं बाय द जो इसके मेंबर स्टेट होते हैं, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके द्वारा ऑन अ कंपलसरी बेसिस। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है इन द UN पीस कीपिंग मिशंस में। तो मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रूप कंट्रीब्यूट करता है UN पीस कीपिंग मिशन में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो UN पीस कीपिंग जो बिगिन हुआ था ये शुरुआत हुई थी इसकी 1948 में, जब UN सिक्योरिटी काउंसिल को ऑथराइज किया गया था UN मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में मिडिल ईस्ट में। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि जो पीस कीपिंग फोर्स के कंट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर स्टेट के द्वारा ऑन अ कंपलसरी बेसिस नहीं बल्कि वॉलेंट्री बेसिस के आधार पर कंट्री के द्वारा इसको पीस कीपिंग फोर्सेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो इंडिया इसका लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है, तो ये भी रॉन्ग है। अभी अगर हाल के आंकड़ों में देखा जाए तो बांग्लादेश जो सबसे ज़्यादा ट्रूप कंट्रीब्यूट कर रही है UN पीस कीपिंग में, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर है C1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में जो UN पीस कीपिंग के जो हेड हैं उन्होंने कहा कि जो UN जो पीस कीपर्स हैं उसको ज़रूरत है कि उसको एक रोबस्ट मैंडेट बनाया जाए। अभी अगर इनकी फर्टिलिटी की बात कर ले, जो पीस कीपर्स हैं उनकी अगर मृत्यु की अगर बात कर लें तो वह अभी डिक्लाइन हुई थी, लेकिन अभी फिर से उसमें राइज होना स्टार्ट हो गया है। 2020 में अगर हम बात करें तो 13 थे, जो कि 2021 में 25 हो गए। और इंडिया की अगर बात कर लें तो अभी पिछले 60 दशकों में भारत ने अपने 179 सोल्जर्स को खोया है। इसका कारण यही है कि जो ट्रूप जो प्रोवाइड कराता है वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता, हर एक स्टेज के जो मिशन जाता है वो हर स्टेज पर उसको कंट्रीब्यूट नहीं करता, उसकी प्लानिंग में भी शामिल नहीं होता। इसके कारण से इस तरीके की फैटिलिटीज़ होती हैं। साथ ही साथ जो इनको जो फाइनेंशियल और जो ह्यूमन रिसोर्स की सुविधा है UN पीस कीपिंग के पास वह काफ़ी कम है, इसके कारण से ये समस्याएं आती हैं। साथ ही साथ UN के पास जो रिसोर्सेज की कमी है, इसके अलावा उनकी कोई एग्जिट स्ट्रेटजी उसके अंतर्गत नहीं होती। अगर हम बात कर लें UN पीस कीपिंग मिशन के बारे में तो ये बिगिन हुआ था 1948 में UN सिक्योरिटी काउंसिल को जब ऑथराइज किया गया था UN मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में मिडिल ईस्ट में। इसके अलावा जो UN पीस कीपिंग है हेल्प करता है कंट्री की कि वह डिफ़िकल्ट समय में उसमें एक शांति स्थापित की जा सके। साथ ही साथ ये डिप्लॉय करता है ये ट्रूप्स को, पुलिस को, साथ ही साथ जो सिविल पीस कीपर्स होते हैं उनके साथ, जो जिसको स्पेसिफाई किया जाता है UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली के द्वारा। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो UN पीस कीपर्स हैं जिनको अक्सर कहा जाता है ब्लू बैरेट या ब्लू हेलमेट। ये इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये ब्लू हेलमेट लगाए हुए रहते हैं, लाइट ब्लू कलर का इनका हेलमेट होता है, इसके कारण से इनको ब्लू बैरेट कहा जाता है।
इसमें जो सोल्जर्स रहते हैं राष्ट्रों के, पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, साथ ही साथ सिविलियन पर्सनल भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। पीस कीपिंग अगर फोर्स की बात करें तो ये जो मेंबर स्टेट हैं वह वॉलेंट्री बेसिस पे ये प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा जो इसके अंतर्गत जो पीस ऑपरेशन के अंतर्गत जो सिविलियन स्टाफ होता है वह यूएन सेक्रेटरीट के द्वारा रिक्रूट किया जाता है। अगर इसमें टॉप कंट्रीब्यूटर का अगर हम आंकड़ा देख लें कि ट्रूप्स सबसे ज़्यादा कौन प्रोवाइड कराता है, तो इसमें बांग्लादेश है, सेकंड नंबर पर नेपाल है, और इंडिया जो कि 5,269 ट्रूप्स को प्रोवाइड कराया है यूएन पीस कीपिंग फोर्स एफर्ट्स में, जो कि 2022 का ये रिसेंट आंकड़ा है। इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग इंडिया की अगर हम बात कर लें तो 2 लाख से ज़्यादा इंडियन ने यहाँ पर सर्व किया है। साथ ही साथ इंडिया का एक लॉन्ग ट्रेडिशन रहा है कि उन्होंने यूएन पीस कीपिंग मिशन में वुमेन को भी भेजा है। इसके अलावा 2007 में इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने ऑल वुमेन कंटिजेंट प्रोवाइड कराई थी यूएन पीस कीपिंग मिशन को। इस तरीके के मिशन जो सेवरल कंट्रीज़ में हैं उसको भारत प्रमोट करता आया है, लेकिन जो जो श्रीनगर में एलओसी के पास जो इनका ऑफिस है उसको लेकर भारत लगातार नाखुशी इसमें जाहिर करता रहता है। तो ये हमने बात की यूएन पीस कीपिंग के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टर्म है असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो ANR है ये एक्टिव प्लांटिंग और जो पैसिव रिस्टोरेशन पर ब्लेंड है, जो कि लोकल पीपल के द्वारा ही जो वेजिटेशन है उसको नेचुरली रिकवर करने में सहायता करता है। तो इसमें कहा गया है कि वह एक्टिव प्लांटिंग और पैसिव रिस्टोरेशन पर बेस्ड है, जिसमें लोकल पीपल के द्वारा इंटरवीन किया जाता है और जो वेजिटेशन होता है, ट्रीज होते हैं, उसका नेचुरल रिकवर होने दिया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये रिस्टोर करता है मच मोर लैंड और काफ़ी जल्दी करता है, साथ ही साथ ये इसमें काफ़ी ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी कम होती है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन है एक एक्टिव प्लांटिंग है, मतलब एक्टिव रूप से इसमें प्लांटिंग की जाती है, और ये पैसिव रिस्टोरेशन टेक्निक है जिसके अंतर्गत जो लोकल पीपल होते हैं वो इसके अंतर्गत इंटरवीन करते हैं और जो ट्रीज और जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको नेचुरली, उनकी जो नेचुरली रिकवर होता है वह उसके द्वारा उसको करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी क्विक तरीका है ये ग्रो करने का, साथ ही साथ इसमें काफ़ी लिटिल ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें इसका जो आंसर है वह है सी, बोथ 1 and 2। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो ANR टेक्निक है ये ब्लेंड करती है एक्टिव प्लांटिंग को, पैसिव रिस्टोरेशन को, यहाँ पर लोकल पीपल होते हैं वो इंटरवीन करते हैं और जो ट्रीज हैं और जो नेटिव वेजिटेशन है वहाँ का उसको नेचुरली रिकवर करने में सहायता करते हैं। किस तरीके से सहायता करते हैं कि जो एलिमिनेट कर देते हैं उसके जो बैरियर्स हैं और जो उसकी जो ग्रोथ में जो थ्रेट्स आ रही थी उनको ये बैरियर्स को रिमूव कर देते हैं लोकल कम्युनिटी के द्वारा। और इसमें लोकल कम्युनिटी की हेल्प इसलिए ली जाती है क्योंकि उनका जो परंपरागत जो ज्ञान है कि वह रीग्रो किस तरीके से किया जाए, रीस्टोर किस तरीके से किया जाए, तो उनकी नॉलेज को इसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि ये वाइल्ड फायर्स होती है उसको रोकने के लिए ये किस तरीके से काम करते हैं, जैसे लोकल पीपल कि यहाँ के जो लोकल होते हैं वह जो फायर ब्रिक्स बना देते हैं एक तो यहाँ पर, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट जो फ्लोर्स पे जो जो कचरा पड़ा रहता है, जो ड्राई डेब्रिस पड़ा रहता है उसको रिमूव करते हैं। साथ ही साथ उसमें जो इन्वेसिव ग्रासेस होती हैं, स्hrubs होती हैं, उनको हटा दिया जाता है और जो ट्री होते हैं वहाँ के नेटिव ट्री उनको इनफ स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है कि भाई ग्रो कर सके। इसके कारण जो डेब्रिस वगैरह उसमें हटा दिया जाता है तो वह इस तरीके से उसको वाइल्ड फायर से बचाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो जो ट्री ऑफ फॉरेस्ट है ये रिस्टोर किए जाते हैं यूजिंग द ANR इन अ लेस देन अ थर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ट्री प्लांटिंग। यानी कि जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने जो एस्टिमेट किया है कि ANR के रूप में हम उगा सकते हैं, मतलब जितनी कॉस्ट हमें लगनी चाहिए उसकी 1/3 कॉस्ट उसमें लगती है। साथ ही साथ इसके द्वारा हम कई सारी लैंड को रिस्टोर कर सकते हैं और उसको काफ़ी जल्दी कर सकते हैं और इसमें काफ़ी कम ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो ANR है इंश्योर करती है कि जो लैंड है वह इफेक्टिवली वहाँ की जो नेटिव है लोकल प्लांट्स हैं उनके द्वारा वह रिस्टोर हो। इसके अलावा ये जॉब्स क्रिएट करती है, साथ ही साथ जो वहाँ के लैंड होल्डर्स हैं उनको इनकम का एक सोर्स देती है।
इसके अलावा ये प्रयास करती है कि जो न्यू रिकवरी वहाँ पर हो रही है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा ये इसका जो क्रिटिकल रोल है, जो हमने ग्लोबल गोल्स रखे हैं उसको अचीव करने में, जैसे कि हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके अंतर्गत हमें अचीव करना है। साथ ही साथ एक बोन चैलेंज है जिसमें हमें 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड, जो डिफॉरेस्टेड लैंड है उसको रीस्टोर करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको अचीव करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस ANR के द्वारा निभाई जा सकती है। तो ये हमने बात की असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आज हम कर्च स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो कर्च स्टेट है ये वेस्टर्न यूरोप में स्थित है। साथ ही साथ ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ अजोब से। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह सेपरेट करता है कर्च पेनिसुला ऑफ क्रीमिया के, जो कि वेस्ट में स्थित है, और जो तमान पेनिसुला है जो कि रशिया के ट्रांसोडर क्राई में स्थित है, जो कि ईस्ट में स्थित है, उनको सेपरेट करता है। इट मीन्स ये सेपरेट करता है कर्च पेनिसुला को, और जो आपका रशिया का जो तमान पेनिसुला है उनको सेपरेट करता है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो कर्च स्टेट है ये वेस्टर्न यूरोप की है, जो कि कनेक्ट करती है ब्लैक सी को सी ऑफ अजोब से। तो इसमें ये वेस्टर्न की नहीं है बल्कि ये ईस्टर्न यूरोप में स्थित है, और ये कनेक्ट करती है ब्लैक सी को अजोब सी से। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट जो कहा गया है कि सेपरेट करता है कर्च पेनिसुला को रशिया का जो तमान पेनिसुला है उससे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसको मैप पर। इसमें ये है ये स्टेट ऑफ कर्च। इसमें ये यहाँ पर कर्च पेनिसुला है जो कि क्रीमिया में स्थित है, और जो रशिया का क्रासोंडर क्राई है उसमें यहाँ पर तमान पेनिसुला है जो कि एक दूसरे को सेपरेट करता है, और ये कनेक्ट करता है सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी से। इसके अलावा हम ब्लैक सी से संबंधित 2 स्टेट के बारे में और बात कर लेते हैं। इसमें 2 स्टेट और हैं जो कि ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करती है, वह है बॉस्पोरस स्टेट। तो ये जो बॉस्पोरस स्टेट है ये कनेक्ट किया जाता है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से, और जो यहाँ पर डार्डनल्स स्टेट है ये कनेक्ट करती है सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कर्च स्टेट पे बेस्ड। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।